हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हम लोगों ने पार्ट 1 में किया था और उसमें हम लोगों ने सेल के 2 पार्ट्स तक पढ़ा था। आज हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। क्या क्या इसमें रहेगा, सेल के बारे में हम क्या क्या जान रहे थे, हमने ये जान लिया था कि सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो सेल कैसे कैसे आपका कंस्ट्रक्ट होता है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसमें हम लोगों ने 2 पार्ट के बारे में जाना था। अब थर्ड पार्ट यहाँ पर है न्यूक्लियस, ये एक पार्ट है तीसरा। चौथा पार्ट है साइटोप्लाज्म, तीसरा पार्ट है, पांचवा पार्ट है सेल ऑर्गेनेल्स। और सेल ऑर्गेनेल्स में बहुत से पार्ट हैं। जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो खुद इतने पार्ट्स को मिलाकर बनता है। उसमें है पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी अपरेटस, लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स। ये इतने पार्ट्स हैं। इसके पहले हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था और सेल वॉल के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपको बताया गया था सेल वॉल सिर्फ आपका प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में नहीं होता है। अब यहाँ पर थर्ड पार्ट से स्टार्ट करते हैं, न्यूक्लियस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो होता है ये सेल के एकदम सेंटर में एक पार्ट होता है और इसमें जितना भी जो हमारा सेल है, जो इसका न्यूक्लियस है, ये सबसे पहली बात एक डबल कवरिंग होती है इसमें, यानी कि इसको एक अलग से कवरिंग होती है। जैसे सेल मेम्ब्रेन पूरी सेल को कवर करती है, उसी तरीके से इस न्यूक्लियस को एक मेम्ब्रेन होती है जो उसको कवर करती है, इसलिए इसको डबल कवरिंग भी बोलते हैं। और इसमें क्या क्या होता है, ये क्या क्या रखता है। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ये एक तरीके से हमारा जितना भी इंफॉर्मेशन है वो उसमें कंटेन करके रखता है डीएनए के फॉर्म में, डीएनए के मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, जो कि आगे जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन होती है उस नेक्स्ट जनरेशन में ये हमारा इनहेरिटेंस का काम करता है। यानी कि वो सारी जो स्पेशलाइजेशन इनके अंदर होता है, जो खासियत इनके अंदर होती है, जो इनके लक्षण होते हैं, वो सारी चीजें आगे लेकर जाता है ये। और इसमें जो हमारा जो हमारा क्रोमोसोम्स है वो डीएनए एंड प्रोटीन से मिलकर बनता है। इसमें जो डीएनए का जो फंक्शनल पार्ट्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं जीन्स। और जब इसमें कुछ ऐसे भी हमारे पास देखे जाते हैं ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह। बैक्टीरिया वगैरह में क्या होता है कि जो हमारा न्यूक्लियस वाला पार्ट होता है वो पूरी तरह से डिफाइन नहीं होता है, वहां पर कोई कवरिंग नहीं होती है, वहां पर सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होता है। ऐसे रीजन को हम लोग न्यूक्लाइड्स बोलते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स की जो सेल्स होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, और जिनमें न्यूक्लियस पूरा डिफाइन होता है, कवरिंग होती है, तो वो हमारे कहलाते हैं यूकैरियोटिक। तो न्यूक्लियस इज मेन पार्ट जो हमारा आगे लेकर जाता है, सारी इनहेरिटेंस को कवर करता है। सेकेंड पार्ट इज साइटोप्लाज्म। अब इस साइटोप्लाज्म को अगर हम देखें तो ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये एक तरह से खाना है। हमारा जो अंदर न्यूक्लियस है उसका एक तरीके से सारा मटेरियल जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म एक तरह का फ्लूइड है और ये फ्लूइड जो है हमारा पूरा उसमें स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं इसके अंदर, जो कि डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो न्यूक्लियस एक पार्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है साइटोप्लाज्म, यानी कि अगर उसके अंदर साइटोप्लाज्म नहीं होगा तो वो सेल मर जाएगी क्योंकि उसे खाना नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पार्ट इसका आता है सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स, अब ये जो हमारी सेल है देखा जाए तो जो सेल के पार्ट है उस सेल में भी छोटे छोटे पार्ट है, यानी कि सेल किससे मिलकर बना है, तो बहुत से पार्ट्स हैं अलग अलग जो कि एक
एक को दूसरे से डिटैच करता है, दूसरे से आइसोलेट करता है, उसके फंक्शन को कोई दूसरा उसको इंटरफियर ना करे। तो इस तरीके से पूरे सेल में बहुत से छोटे 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 पार्ट्स होते हैं जिनको हम लोग सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। और ये जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं इनमें पूरी सेल की अलग अलग जितनी भी वर्किंग फंक्शन है वो सारा उसमें अप्लाई रहता है। पूरी सेल को किस तरीके से खाना दिया जाए, किस तरीके से मेंटेन किया जाए, वो सारी चीजें हमारे सेल ऑर्गेनल्स में होती है। तो ये सेल ऑर्गेनल्स में सबसे पहला है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये एक तरीके का बहुत बड़े बड़े मेम्ब्रेन बाउंड छोटे छोटे जो उसमें होते हैं उनका नेटवर्क है बहुत बड़ा, यानी कि बहुत से मेम्ब्रेन बाउंड्स का इकट्ठा कर लिया जाए, जाल बना लिया जाए, बहुत सा उन पूरों का नेटवर्क हमारा है एंडोप्लाज्मिक रेंडे। इसके दो पार्ट होते हैं बेसिकली, एक होता है रफ और एक होता है स्मूथ। तो जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसको हम लोग शॉर्टकट में ER बोल सकते हैं, और अगर हम रफ की बात करें तो R आगे लग जाएगा, तो रफ में हमारा हो जाएगा RER, जिसको हम लोग रेयर बोलेंगे, RER रेयर। और स्मूथ में S लग जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे सेर। तो इसके दो पार्ट हो गए, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शॉर्टकट में अगर हम बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को तो रेयर बोल सकते हैं RER, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सेर बोल सकते हैं SER। ये आपसे बोला जाएगा, कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब इसका क्या बेसिकली इसका काम क्या है, ये क्या काम करते हैं एक तरीके से। बेसिकली अगर हम इनको देखें तो इनका जो मेन फंक्शन हो गया ER का, वो हो गया एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन समझ लो, यानी कि जो सेल के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, यहाँ पर जो प्रोटीन, जो फैट्स, यहाँ पर जो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो यहाँ पर बनता है, उसको एक तरीके से बाकी के दूसरों पार्ट्स तक किस तरह से पहुंचाए, उसका पूरा ट्रांसपोर्ट जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। यानी कि इसका मेन काम ये हो गया कि जितने भी वेरियस रीजन्स हैं साइटोप्लाज्म के, वो सारे के सारे इसमें एक तरीके से प्रोवाइड करता है कि हम मैन्युफैक्चर करें और फिर उसको कैसे एक जगह से दूसरी जगह भेजें। तो ये इसका मेन काम होता है। फिर है गोल्जी apparatus। अब यहाँ पर मान लो यहाँ पर इनकी जितनी भी प्रोटीन्स और प्लास्टिक्स और फैट्स की जो भी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर हुई है उसको भेजे कैसे। अगर मान लो हम नॉर्मली कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसे क्या करते हैं, एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाते हैं। अब ले जाने के लिए हमारे पास पैकेजिंग होती है। पैकेजिंग किसमें करें, तो पैकेजिंग करने के लिए एक तरीके से समझ लो ये एनवेलप्स हो गए, एक तरीके से समझ लो ये पैकेजिंग बैग्स हो गए। ये पैकेजिंग बैग्स जो होते हैं वो हमारा गोल्जी apparatus का काम करते हैं। और ये इनका नाम गोल्जी apparatus इसलिए रखा गया था क्योंकि इसको सबसे पहले जो देखा था वो देखा था कैमिलियो गोल्जी ने, उनके नाम पर इसका नाम गोल्जी apparatus रखा गया। तो ये जितनी भी यहाँ से ER में और सेर में जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग होती है उन सबको बंडल बनाकर पैकेज कर करके इस तरह के ये एनवेलप्स हैं, एक तरीके से बैग्स हैं, इनमें डालते जाते हैं, पैक करते जाते हैं बंडल्स, और वो सारे बंडल्स हम एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाते हैं। तो इनको हम लोग बोलते हैं गोल्जी ऑपरेटर। नेक्स्ट है लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स किस तरह का काम करता है। लाइजोसोम्स एक तरीके से काम करता है कि सेल में क्लीनिंग का काम करता है कि आपने इतने मैन्युफैक्चरिंग करा, सब कुछ करा, सारी वहाँ पर जितना भी वेस्ट मटेरियल हुआ वो सब आएगा, उसको क्या करता है, ये उसको सफाई करता रहता है। क्लीनिंग एजेंट है, इसका काम है मेनली क्लीन करना, साफ करना। और जो हमारी सेल्स होती हैं उनमें बहुत लगातार टूट फूट मरम्मत होती है, बहुत सी सेल्स उसमें खराब होती हैं, डेड होती हैं, और जो हमारी सेल्स हैं उनको रिपेयर करने का काम लगातार हमारी बॉडी में होता है। अब लाइजोसोम्स का क्या काम है, कभी कभी कोई ऐसी सेल होती है जो कि डैमेज इतनी ज्यादा हो जाती है कि अगर वो चाहे तो दूसरे को भी डैमेज कर देगी, तो उस समय ये लाइजोसोम्स एक और काम करते हैं, ये उस समय उसको किल करने के लिए फट जाते हैं, और फट जाने से वो सेल क्या होती है, पूरी खत्म हो जाती है, वो और दूसरों को डैमेज नहीं कर सकती है। इसलिए इनको सुसाइड बैग्स भी बोलते हैं। लाइजोसोम्स, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई आर लाइजोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स।
तो इसलिए इनको हम सुसाइड बैग्स भी कहते हैं, क्योंकि जब कभी कोई सेल इतनी ज़्यादा खराब, इतनी ज़्यादा डैमेज हो जाती है जो और भी दूसरों को डैमेज कर सके, तो ये सुसाइड, ये जो बैग्स होते हैं, जो लाइसोसोम्स होते हैं, फट जाते हैं, ब्लास्ट हो जाते हैं और उसको पूरा खत्म कर देते हैं, जिससे कि वो किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचा सके। नेक्स्ट पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम सभी जानते हैं कि अगर हमें कोई मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो उसके लिए हमें एक बहुत बड़ा पावर सप्लाई चाहिए होगा। तो उस पावर सप्लाई में जो हम एनर्जी होती है उससे हम काम करते हैं, तो उसी तरीके से पूरी सेल में जो भी एनर्जी चाहिए वो एनर्जी यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर्ड रहती है। किस फॉर्म में स्टोर्ड रहती है? एटीपी के फॉर्म में स्टोर्ड रहती है। एटीपी कैपिटल में लिखते हैं, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। इसमें ये एक तरीके से हम इसको एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज एनर्जी करेंसी, तो एटीपी जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं ये सेल्स की एनर्जी करेंसी है। जैसे पैसा होता है, करेंसी होता है किसी काम को करने के लिए, उसी तरीके से एनर्जी की करेंसी एटीपी है। यानी कि जैसे हम पूछते हैं कि आपके पास कितनी करेंसी है, वैसे एटीपी कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2, 4, 20,000 तक। तो उस तरीके से ये हमारी एनर्जी की करेंसी है कि हम जितने भी सेल्स के अंदर जो भी फंक्शन परफॉर्म्स करते हैं, वो सारे परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी नीडेड होती है वो एनर्जी स्टोर्ड रहती है माइटोकॉन्ड्रिया में। फिफ्थ ऑर्गेनेल्स है प्लास्टिसिड्स। प्लास्टिसिड्स बेसिकली सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं, ये एनिमल सेल में नहीं होते हैं। और ये बेसिकली इनको जो है कुछ पार्ट जब हम इसको देखते हैं माइक्रोस्कोप से तो हमें कुछ पार्ट कलर्ड प्लास्टिसिड्स के रूप में दिखाई देता है, जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। और इनमें कुछ पिगमेंट्स होते हैं जिनको हम लोग क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इसी से हमें ग्रीन कलर नजर आता है प्लांट के अंदर। एंड लास्ट इज वैक्यूल्स। वैक्यूल्स ये एक तरीके से जितना भी सॉलिड हो या लिक्विड हो उनको रखने का स्टोरेज है। एक तरीके से अलग अलग पार्टीशन करके सैक्स बनाकर ये रखता है। और ये इसको पूरा प्लांट जो होता है, अगर प्लांट में देखें तो उसका लगभग जो है 50 to 90% जो है वो इससे कवर रहता है। वैक्यूल से पूरे जो सैक्स बनाता है जिसमें लिक्विड या सॉलिड या जो भी है वो उसमें कंटेन रहता है, वो उसका सैक्स बना के रखता है, वो उसको स्टोरेज करके रखता है। सो दिस कंप्लीट्स योर दिस चैप्टर 5। आपको एक बार पूरा बुक से थॉरली पढ़ना है और इसका जो डायग्राम है प्लांट एनिमल के लिए और प्लांट और एनिमल दोनों ही सेल के लिए, वो आपको अच्छी तरह से बनाना सीखना है और उसको सारा नोमेनक्लेचर सीखना है, कहाँ पर कौन सा पार्ट है वो आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए, डायग्राम आपको अच्छी तरह से। ओके, ऑल द बेस्ट।